नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा हुआ एक बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि वोटिंग काउंटिंग की वीडियोग्राफी कराई जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है और उस चुनाव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वोटिंग और काउंटिंग की वीडियोग्राफी कराई जाए। वीडियोग्राफी 3 जुलाई को होगा। मतदान और काउंटिंग के दौरान ये वीडियोग्राफी की जाएगी। मालती रावत ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। समाजवादी पार्टी को आज मालती यादव ने छोड़ा है और वो बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने ये याचिका कोर्ट में लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि वोटिंग के दौरान और काउंटिंग के दौरान वीडियोग्राफी करवाई जाए, ताकि जो अनियमितता की बातें आती हैं, अगर अनियमितता होती है तो वीडियोग्राफी होने से उसका प्रमाण सामने आ रहेगा। मालती रावत जो समाजवादी पार्टी की नेता हुआ करती थी, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो एक बड़ा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। वोटिंग और काउंटिंग के दौरान वीडियोग्राफी करवाई जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायत आ रही थी और इसको लेकर बाकायदा एक याचिका भी लगाई गई थी। इस वक्त मेरे साथ आलोक मालवीय इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, क्या कुछ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है? देखिए, सब पहला है कि पंचायत चुनाव की वीडियोग्राफी होगी, इसके साथ ही काउंटिंग की भी वीडियोग्राफी होगी और 3 तारीख को ही परिणाम आ जाएगा। इससे पहले हमेशा से ही मतगणना और मतदान अंदर कमरे में होता था, जिसे देखने की सुनने की किसी को आजादी नहीं होती थी। लेकिन बराबर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि धन बल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है इस चुनाव में। इसके साथ ही जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है और वो निष्पक्ष रूप से मतदान नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर श्रीमती मालती यादव, जो कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल की और कहा कि प्रदेश भर में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इस तरह की धांधलियां सामने आ रही है, इसलिए इस चुनाव को वीडियोग्राफी के माध्यम से कराया जाए, ताकि यह चुनाव निष्पक्ष हो और सभी को बेनिफिट मिल सके। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चलिए, ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू। अजय लल्लू पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर हुसैनगंज में दर्ज की गई है। आरोप है कि अजय लल्लू ने पार्टी कार्यालय में मारपीट की है। पार्टी कार्यालय में मारपीट को लेकर यह एफआईआर हुसैनगंज में दर्ज करवाई गई है। 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मारपीट हुई थी और इसी मामले को लेकर अजय लल्लू के खिलाफ हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मारपीट हुई थी और इसी मामले को लेकर एक शिकायत दी गई और उसके बाद अजय लल्लू पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो अजय लल्लू पर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज हुआ है। इस बार अजय लल्लू पर आरोप उन्हीं के पार्टी कार्यालय में मारपीट का लगा है। इस वक्त मेरे साथ अश्विनी द्विवेदी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अश्विनी, किसने आरोप लगाया है, किसने एफआईआर दर्ज करवाई है? जो आरोप लगाने वाले हैं फूकन दीक्षित हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व प्रवक्ता रहे हैं, इस मीडिया सेल का काम देख रहे थे। निश्चित तौर पर उनका आरोप है कि वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। उसी बीच कुछ विवाद हुआ, कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद इन्होंने इनके ऊपर जो अजय कुमार लल्लू हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो साथ ही उनके अलावा कुछ और उनके सहयोगी थे, जिसमें जुबैर खान नाम है एक का, संदीप सिंह है,
साथ ही साथ लमसम 4 से 5 जो है नाम वो नामजद लोग हैं। साथ ही अज्ञात में 100 से 150 लोगों को अज्ञात दिखाया गया। निश्चित तौर पर कोकांड दीक्षित ने एफआईआर दी, उसमें कहा है कि उनके ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत उनके जो सहयोगी थे उन्होंने हमला किया है, जिसके चलते जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 323 504 506 153 जैसी धाराओं में हुआ है। जो ये धाराएं जो हैं ये किसी पर हमला को लेकर के हैं, जिसमें किसी नियत से किसी पर हमला किया गया, इसको चोटिल करने के हिसाब से या उसको मारने के हिसाब से। निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज हो गया हसनगंज थाने में। अब पुलिस क्या कार्रवाई देखना होगा। इससे पहले पिछले महीने की बात 6 महीने पहले की जो अजय कुमार लल्लू पर ऐसा ही एक केस दर्ज हुआ था हसनगंज थाने में, मारपीट का मामला सामने आया था। चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बदायूं में दो पक्षों के बीच खूनी संग्राम हुआ है। बिजली ट्रांसफार्मर सही कराने को लेकर बवाल हुआ और इसी बवाल के बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी बना है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है और इस मामले में पुलिस ने अब अपनी सक्रियता दिखाई है। हिरासत में लेकर पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के भमौरी गांव का ये मामला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बदायूं को दिखा रहे हैं। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के भमौरी गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संग्राम हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। महिलाएं, लड़कियां सभी इस लड़ाई में शामिल थे। दो पक्षों के बीच ये लड़ाई हुई। पवन तोमर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बदायूं से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्यों ये बवाल हुआ और इस बवाल में क्या कुछ बवाल के बाद अब कार्रवाई क्या हो रही है? जी आपको बता दें, ये थाना बिसौली क्षेत्र के भमौरी गांव का मामला है। ये गांव में जो है ट्रांसफार्मर फूक गया था। ट्रांसफार्मर को लेके जो है ग्राम वासियों में चंदा हो रहा था। चंदा में एक शख्स था जिन्होंने जो है चंदा नहीं दिया, उसी को लेकर जो है पूरे जो है बवाल हुआ। ये थोड़ा कहा सुनी के बाद जो है झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद ये इतना बात हो गई कि जो है लाठी डंडे तक बात आ गई और इसे प्रशासन ने जो है दोनों पक्षों के लिए जो है उठा लिया है। दोनों पे कार्रवाई की मांग कर रही है। जो घायल हैं उनके लिए जिला अस्पताल जो है भर्ती करा दिया गया। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं संभल में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मंदिर के महंत का हर्ष फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। संभल के प्रसिद्ध मंदिर के महंत हैं जो हर्ष फायरिंग कर रहे हैं और हर्ष फायरिंग करता हुआ उनका वीडियो वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली संभल क्षेत्र का ये मामला है। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप, संभल का है और एक महंत हैं जो हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ 50 लाख की अफीम पुलिस ने बरामद की है। तो एक बड़ी कामयाबी शाहजहांपुर की पुलिस को मिला है। एक बड़े पैमाने पर अफीम की बरामदगी हुई है। 1 करोड़ 50 लाख की अफीम बताई जा रही है। अंतर जनपदीय 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा समेत एक चाकू बरामद किया गया है। आसपास के जिलों में ये लोग अफीम की सप्लाई करते थे। थाना गढ़िया रंगीन पुलिस ने यह कार्रवाई की है। शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ 50 लाख की अफीम पुलिस ने बरामद की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के देय का तत्काल भुगतान किया जाए। कर्मचारियों के जो भी देय रकम है उनका तत्काल भुगतान करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। ये सभी राज्य कर्मचारी हैं और समेत तमाम विभागों के लिए ये निर्देश जारी किए गए। कोरोना योद्धाओं को प्राथमिकता के साथ भुगतान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। कोरोना से गंवाने वाले मृतक जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके आश्रितों को भी तत्काल भुगतान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी विभाग में भुगतान की फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्नाव में बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पंकज गुप्ता की डिवाइन सिटी की जांच करने के लिए आज टीम पहुंची। एसडीएम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप यह है कि ग्राम समाज की जमीन की पैमाइश करने के लिए यहां पर टीम पहुंची थी। आरोप विधायक पर यह है कि उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर यह डिवाइन सिटी बना रहे हैं। विधायक पंकज गुप्ता और गुर्गे अंशु गुप्ता पर डिवाइन सिटी बसाने का आरोप है। पार्टी से बगावत कर बागी प्रत्याशी को जिला पंचायत का यह चुनाव भी लड़वा रहा है। उन्नाव की सदर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं पंकज गुप्ता। नोएडा से वाली खबर है, सीपी आलोक सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय कबूतर गैंग को गिरफ्तार किया है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय कबूतर गैंग को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। वाहन चोर गैंग के 5 शातिर चोर को गिरफ्तार हुए हैं। 500 से ज्यादा गाड़ियां इन लोगों ने चुराए थे। इस गैंग के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में दर्जनों मामले दर्ज हैं। गैंग का सरगना भी पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। चोरी हो रही थी, जिसको लेकर हम लोग अलग से एक टीम गठन किया गया था। एडिशनल डीसीपी रणविजय का नेतृत्व में 2 सर्कल ऑफिसर का अलग अलग टीम बन गई थी, जिसमें जो सेकेंड सर्कल है एसीपी 2 रजनीश का डायरेक्शन में जो काम कर रही टीम को सफलता मिल गई है। 24 पुलिस स्टेशन और 58 पुलिस स्टेशन दोनों का फोर्स मिलकर एक बहुत बड़ा चोर जो 4 व्हीलर चोर का गैंग खुलासा किया है। इसमें 3 तो चोर है और बाकी दोनों रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। जो चोरी कर देते हैं ये एक तरफ फर्स्ट रिसीवर मान लेते हैं। फर्स्ट रिसीवर के बाद ये लोग सेकेंड रिसीवर एक दिल्ली में बैठता था उसको भी। लखनऊ में एलटी ग्रेड 2018 अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे। राजकीय कॉलेज में एलटीजीआईसी की 2018 भर्ती मामले में 15 में से 13 विषय के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। 2 विषयों के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 9 महीने पूरे होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इटावा में ट्रैफिक का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को दिए गए ई चालान करने हेतु मोबाइल ट्रैफिक पुलिस को एसएसपी ने मोबाइल फोन दिए। ट्रैफिक पुलिस को 30 मोबाइल फोन और 44 सिम दिए गए हैं। ट्रैफिक का उल्लंघन करने वालों का स्वतः ही इससे चालान कट जाएगा। देखिए, शासन की मंशा है कि ई चालान प्रत्येक जनपद में हो। जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए यातायात निदेशालय से 30 मोबाइल फ़ोन और 44 सिम प्राप्त हुआ है। ई चालान में तेज़ी लाएं। इन लोगों का वर्कशॉप भी एक ऑर्गेनाइज कराया गया था। इन लोगों ने उसमें ट्रेनिंग की है। इनको आज मोबाइल प्रदान की गई है, सिम भी दिया गया है, ताकि ई चालान में किसी प्रकार की समस्या ना आए और उसमें ये लगातार अपनी कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक ढंग से।
अमरोहा में दूषित पानी से फसलें बर्बाद हो गई। दूध की फैक्ट्री से ये दूषित पानी निकलता है। किसानों ने फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन किया है। फैक्ट्री के कर्मचारियों से किसानों की इस दौरान नोकझोंक भी हुई है। गजराला क्षेत्र के आनंदा दूध फैक्ट्री का ये मामला है। इसके बाद किसानों ने फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन किया। हाँ। ऐसे आई मेरे खेत में पेड़ खड़े कर रखे हैं, मलबा नहीं खा रहे अपना, पेड़ खड़े कर दिए मेरे। अच्छा, कौन सी फैक्ट्री है ये? सिलिंडर। अच्छा, लगभग हम बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है खेती में, कितने रुपए का नुकसान? नुकसान तो 50,000 का है मेरे खेत में। इतना ऊंचा पीपर मन का इतना ऊंचा पीपर मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी लगातार विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है। बिजली के तारों का संजाल खत्म करने, हृदय स्थल गदोलिया दशाश्वमेध मार्ग का रूप बदलने, नगर निगम प्रेक्षागृह को जापान के सहयोग से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के तौर पर तब्दील करने और काशी विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर का निर्माण, ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो बनारस को विश्व स्तरीय नगरी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुके हैं। प्राचीन और नवीन काशी का अद्भुत नजारा अब आसमान में खड़े होकर महसूस कर पाएंगे। यूपी का पहला स्काई वॉक बनारस में बनाने की तैयारी है और अब रोमांचक गलियारों से बाबा विश्वनाथ की पूरी काशी दिखेगी। कमिश्नरी परिसर में प्रस्तावित परियोजना में पूर्वांचल की सबसे ऊंची 2 इमारतों के बीच ग्लास यानी कांच के बेस का गलियारा बनेगा। दुनिया भर से आने वाले सैलानी इस कांच के बेस पर चलकर आसमान से दिव्य काशी को देख सकेंगे और खुद को आसमान में खड़े होने का अनुभव भी कर पाएंगे। ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग होगी जो G+18 स्टोरीज होगी। उसी के ऊपर एक स्काईवॉक बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कि पूरा शहर का आप नज़ारा एक ऊंचे स्थान से देख पाएंगे। और ये मेरे हिसाब से यूपी में पहला स्काईवॉक होगा और एक टूरिस्ट के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। और यहाँ पर पर्यटकों जो आ रहे हैं उनको एक अलग से एक ऑप्शन मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम भी अब तेजी से तैयार हो रहा है। विश्वनाथ धाम के अंतर्गत तैयार होने वाले भवनों की फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के चलते विश्वनाथ धाम का काम काफी धीमा हो गया था, जिसकी वजह से अगस्त के महीने में इस काम के पूरे होने की डेडलाइन को अब आगे बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि अब नवंबर 2021 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। विश्वनाथ धाम का कार्य निरंतर चल रहा है। कोविड के कारण बीच में थोड़ा सा धीमा जरूर हुआ था, क्योंकि कुछ मजदूर जो दूसरे अन्य प्रदेशों से आते थे वो लोग यहाँ से प्रस्थान किए थे, लेकिन वापस उनका आना शुरू हो गया है। करीब आज की तारीख में 1000 से ज़्यादा कर्मकार वहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग का जो प्रयास है कि इस कार्य को हम लोग 15 नवंबर तक पूर्ण करा लें। अभी वर्तमान में करीब 55% का काम हम लोग का पूर्ण हो गया है और लेकिन हम लोग ने पूरी एक योजना बनाकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 15 नवंबर से पहले इस योजना को हम लोग पूर्ण कर लें। बहरहाल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने की कवायद जारी है और इस क्रम में अब कुछ और नए अध्याय भी जुड़ने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उन्नाव में स्वास्थ्य समिति का तानाशाह रवैया जारी है। शासन के नियमों की धज्जियां स्वास्थ्य समिति उड़ा रही है। नियमों को ताक पर रखकर आगरा की कंपनी को यहां पर टेंडर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है। मरीजों को लाने और ले जाने वाली गाड़ियों का यह टेंडर हुआ था और इसमें सिर्फ बड़ी गाड़ियों की ही इजाज़त दी गई थी। उन्नाव में स्वास्थ्य समिति का तानाशाह रवैया जारी है। शासन के नियमों की धज्जियां स्वास्थ्य समिति उड़ा रहा है। यहां पर नियमों को ताक पर रखकर आगरा की कंपनी को टेंडर दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है।
मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियों का यह टेंडर था, इसमें सिर्फ बड़ी गाड़ियों को ही इजाजत दी गई थी। आगरा की फर्म को छोटी गाड़ियों का टेंडर दे दिया गया, जबकि ऑर्डर में सिर्फ बड़ी गाड़ियों का टेंडर था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।